हेलो एवरीवन, मैं रवि कुमार आप सभी को उन्नति एकेडमी में स्वागत करता हूं। और हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन में हम लोगों ने 20 यानी कि 20 क्वेश्चन कर चुके थे। और आज हम लोगों जो है उससे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 21वां क्वेश्चन जो है हम लोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 21वां क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन ये कहता है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, और सोडियम क्लोराइड का जो फार्मूला होता है वो होता है NaCl, और इसे सामान्य लवण यानी कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं। तो सोडियम क्लोराइड के जो जलीय विलयन के वैद्युत अपघटन के दौरान उत्पाद बनते हैं। सोडियम क्लोराइड के जब जलीय विलयन को वैद्युत अपघटन के दौरान कहता है, जो उत्पाद जो बनते हैं वो क्या होगा कि हम लोग दो कंडीशन पढ़ते हैं। एक तो होता है सोडियम क्लोराइड की मोल्टेन स्टेट यानी कि द्रवित यानी गलित अवस्था, और एक होता है जलीय विलयन। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से होकर जब यानी कि यहाँ पे हम लोग अगर बात करें कि सोडियम क्लोराइड यानी कि इसके जलीय विलयन में क्या होता है, जब सोडियम क्लोराइड डालते हैं तो सोडियम क्लोराइड Na+ और Cl- आयन टूट जाता है। और होता क्या है, अगर हम दो इलेक्ट्रोड डाल करके इसको इलेक्ट्रिसिटी से अगर हम लोग जोड़ दे, ये माइनस ये प्लस चार्ज, तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से जब इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित यानी कि पास कराई जाती है, तो होता क्या है कि सोडियम क्लोराइड यहाँ पे सोडियम क्लोराइड Na+ Cl- टूट जाता है, और यहाँ पे जो जल होते हैं जल भी टूट जाते हैं H+ और OH- आयन में, H+ और OH- आयन में। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होता है कि होना तो चाहिए ये, अगर यदि ये द्रवित यानी कि मोल्टेन होता तो सोडियम क्लोराइड क्या होता, वो जमा हो जाता कैथोड पे। कहाँ पे? कैथोड पे जमा हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड के जो है SRP, क्योंकि ये अधिक क्रियाशील होते हैं, इसीलिए सोडियम क्लोराइड की SRP जो है हाइड्रोजन की तुलना में, हाइड्रोजन के SRP से क्या होता है, कम। क्योंकि हम लोग जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विद्युत रासायनिक समतुल्यांक जब पढ़े थे तो उसमें हम लोग ये पढ़े थे कि जिसका SRP यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अधिक होता है, उसका जो है यानी कि केमिकल रिएक्शन में उसका जो रिएक्टिविटी कम होता है। इसी तरह सोडियम की रिएक्टिविटी अधिक है, जिस कारण इसका SRP क्या है, SRP क्या हो जाएगा इसका, यानी कम। तो यहाँ पे हाइड्रोजन SRP अधिक यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि मानक इलेक्ट्रोड विभव जो है वो क्या होता है, हाइड्रोजन का अधिक होता है। इसीलिए यहाँ पर जो है कैथोड पे ऑक्सीजन सोडियम नहीं जमा होकर के, और यहाँ पे जमा कौन होता है, हाइड्रोजन, और कैथोड पे बनता है H2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेकर के हाइड्रोजन गैस बनाता है। और यहाँ पे जो एनोड पे OH जमा होकर के यहाँ पे बना, एनोड पे जो है यहाँ पे बनाता है ऑक्सीजन। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे कहता है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के वैद्युत अपघटन के दौरान उत्पाद बनते हैं। तो कैथोड पे हाइड्रोजन जमा होता है, एनोड पे क्लोरीन, और सेल में NOH, सेल में NaOH, सेल में NOH और उपरोक्त में सभी। यहाँ पे होता क्या, तो कैथोड पे तो हाइड्रोजन जमा होता वो सही होता है, और उसके बाद देखा जाए तो एनोड पे क्लोरीन, और जो है जो सेल में जो बनता है वो बन जाता है NaOH। तो यहाँ पे एनोड पे क्या होता है, एनोड पे जमा होता है यहाँ पे क्लोरीन, एनोड पे क्या जमा होता है, यहाँ पे क्लोरीन जमा हो जाता है एनोड पे। और यहाँ पे देखा जाए तो सेल में NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बनता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये जो यहाँ पर जो सोडियम जो है OH- आयन के साथ अभिक्रिया करके वो बना देता है NaOH, जिसको आप कहते हैं कॉस्टिक सोडा। और सोडियम हाइड्रोक्साइड की फार्मूला यानी जो है NaOH, और इसका नाम एक होता है व्यापारिक नाम कॉस्टिक सोडा भी होता है। तो सेल में तीनों बनेगा, यानी कि कैथोड पे हाइड्रोजन जमा होगा, और एनोड पे क्लोरीन जमा होगा, यानी क्लोरीन यानी कैथोड पे क्लोरीन जमा हो जाता है, और यहाँ पे सोडियम और यानी कि OH- आयन बचने का दोनों अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जिसके कारण यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी यानी कि राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यानी कि वो 22 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है कि तनु H2SO4, तनु के जो इंग्लिश होता है उसका नाम होता है डाइल्यूट, यानी कि डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 की अगर बात करें तो तनु H2SO4 के वैद्युत अपघटन में एनोड पर क्या मुक्त होता है। तो यहाँ पे ये देखा गया कि एनोड जब H2SO4 के कह रहा है कि तनु H2SO4, तनु मतलब उसमें जल की मात्रा अधिक, तो तनु H2SO4 के जलीय विलयन से होकर जब इलेक्ट्रोलाइसिस को, जब जलीय विलयन के इसके इलेक्ट्रोलाइसिस कराई जाती है, ये अगर भी हम माने यहाँ पे कैथोड, और ये वाला क्या मान लेते हैं, ये अगर भी कहते हैं हम इसको एनोड, तो यहाँ पे बताया ये गया है कि यहाँ पे H2SO4 जो है ये H+ और SO4- में टूट जाता है। तो इस बात से अगर देखा जाए तो यहाँ पे कह रहा है कि तनु H2SO4 के वैद्युत अपघटन में एनोड पर क्या मुक्त होगा। तो कैथोड पर तो हाइड्रोजन मुक्त होता है, लेकिन एनोड पे देखा जाए तो क्या होता है कि जो इसमें जो जल होते हैं, जो H यानी कि ये SO4 जो है यहाँ पर जा करके यहाँ पर बनाता क्या है, ऑक्सीजन। तो कहा जाए तो जो एनोड पे जमा होता है क्या, यानी कि जब H2SO4 के वैद्युत अपघटन के जो इंग्लिश होता है वो होता है इलेक्ट्रोलाइसिस।
वो क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस। जब तनु H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 इलेक्ट्रोलाइसिस कराई जाती है तो क्या होता है कि कैथोड पे हाइड्रोजन जमा होता है और एनोड पे ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो है आंसर जो होगा कि एनोड पे जो जमा होने वाले जो पदार्थ है वो क्या होगा, ऑक्सीजन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जो तनु H2SO4 के वैद्युत अपघटन में पीटी इलेक्ट्रोड का प्रयोग करने पर एनोड पर कौन सा गैस, कह रहा है कि एनोड पे कौन सा जो है वो गैस जमा होगा। तो अभी तुरंत हम लोग पढ़े थे जो कैथोड पे जो जमा होने वाले जो पदार्थ होगा यानी कि तनु H2SO4, यानी कि H2SO4 के जब भी आप क्या करोगे, इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे, यानी कि इसको जो किया जाता है यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस जब कराया जाएगा तो क्या होगा, जो एनोड पे जो जमा होने वाले जो पदार्थ है वो तो ऑक्सीजन है, और यहाँ पे जो कैथोड पे जो जमा होगा, एनोड पे क्या जमा हो जाएगा, ऑक्सीजन, और कैथोड पे क्या जमा हो जाएगा, हाइड्रोजन। इस हिसाब से देखा जाए तो एनोड पे कौन से, कह रहा है कि एनोड पे कौन सा गैस मुक्त होगा, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, यानी कि क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी 24 नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट के विलयंस को जो है वैद्युत अपघटन का मतलब हो गया इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि जब इसको क्या किया जाता है, बोलो, इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है तो कह रहा है कि 9650 कूलम आवेश इलेक्ट्रोप्लेटिंग बात से गुजरता है, तब कह रहा है कि कैथोड पर जमा हुआ सिल्वर का द्रव्यमान क्या होगा। तो कैथोड पर जो सिल्वर के जो द्रव्यमान जमा होगा तो हम लोग ये जानते हैं, यहाँ पे रहेगा फैराडे के फर्स्ट नियम, और फैराडे के फर्स्ट नियम ये कहता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस के फलस्वरूप इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाली पदार्थ की जो मात्रा होता है उससे प्रवाहित विद्युत धारा के मात्रा के समानुपाती है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि जो फैराडे के प्रथम नियम से जो हमें फॉर्मूला मिलता है यानी कि M बराबर Z/Q, अर्थात हम लोग जो यहाँ पे कह सकते हैं कि M बराबर यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ जमा होने वाले जो पदार्थ होता है सब्सटेंस बटे यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं N जो होता है वो N क्या होता है, जितने इलेक्ट्रॉन कॉपर पे जमा कोई पदार्थ होता है, जितने इलेक्ट्रॉन लेकर कोई पदार्थ वहाँ पे क्या बनता है, उस पदार्थ को यानी कि सोलिड के रूप में बनाता है, वो होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। और जो है ये जो फैराडे होता है, फैराडे की वैल्यू होता है 96,500 कूलम ये होता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कह रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट विलयन के वैल्यू अपघटन के दौरान जब 9650 कूलम आवेश, यहाँ पे जो क्यू की वैल्यू दे दिया है वो दे दिया है 9650 कूलम आवेश यहाँ पे दे दिया है, और यहाँ पे कहता है से बात गुजरता है तो कैथोड पे जमा हुए सिल्वर का मतलब Ag, जो Ag के द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। यहाँ पे सिल्वर जो है, यहाँ पे अगर देखा जाए सिल्वर के जो मोलर मास होता है, जो सिल्वर के जो मोलर मास होता है यानी कि जो सिल्वर के जो मोलर मास होता है, कह रहा है कि जो सिल्वर का द्रव्यमान क्या होगा, सिल्वर की द्रव्यमान क्या होगा। तो सिल्वर के जो मोलर मास होता है वो होता है यानी कि 108 ग्राम पर मोल, यानी कि सिल्वर का जो मोलर मास हो जाएगा, सिल्वर का जो मोलर मास होता है, सिल्वर का मोलर मास जो होता है 108 ग्राम पर क्या होता है, मोल होता है। उसके बाद इसी फॉर्मूला पर, और यहाँ पे हम लोग कहते हैं जो सिल्वर जो टूटेगा, सिल्वर टूटता है यदि कि Ag प्लस में और NO3 माइनस आएंगे। तो Ag को सिल्वर बनने के लिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया एक मोल इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक मोल, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 96,500 कूलम में क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पे कर दी इसकी, और यहाँ पे M की वैल्यू निकालना है, M यानी कि सिल्वर की द्रव्यमान, यानी कि M ऑफ इसका Ag, यानी कि सिल्वर की मात्रा कितना यहाँ पे जमा होनी चाहिए। तो अगर देखा जाए MAg अगर निकालना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास तो कितना हो जाएगा सिल्वर का 108 गुना, अगर यहाँ पे देखा जाए 108 गुना, यानी कि यहाँ पे वो क्यू छूट गया था, क्यू गुना क्या हो जाएगा 9650, क्योंकि क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 9650, अब बटे में हो जाएगा एन की वैल्यू क्या हो जाएगा 1, गुना क्या हो जाएगा 96,500 कूलम जो है फैराडे की वैल्यू होती है। यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो है इसके यानी कि 10 यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये 10 मरते में यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। उस हिसाब से देखा जाए तो 108 बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये 10.8,
उस हिसाब से इसका जो सही आंसर होगा यानी कि 10.8 इज द राइट आंसर, यानी कि जो इलेक्ट्रोड पर जमा होगा वो पदार्थ होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यदि देखें तो उसमें देखा गया है कि अर्ध सेल को इंग्लिश में हम लोग ये कहते हैं कि हाफ सेल, यानी कि हाफ सेल कहते हैं। तो देखा जाए हाफ सेल की अगर हम लोग बात करें, कह रहा है कि अर्ध सेल अभिक्रियाओं के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव, कह रहा है कि यहाँ जो मानक इलेक्ट्रोड विभव की जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है, यानी कि मानक इलेक्ट्रोड विभव की वैल्यू यानी कि इसमें दे दिया है, यानी कि E0 की वैल्यू दिया है 0.76 वोल्ट, और यहाँ पे जो है दूसरा वैल्यू दिया E0 के, यानी कि दूसरा जो SRP दिया हुआ है E0 बराबर यानी कि 0.4 वोल्ट। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो अधिक वाले होते हैं उसमें से हम लोग क्या करते हैं, घटा लेते हैं। तो जो अधिक वाले उसमें से घटाएंगे, इस हिसाब से देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा 0.76 माइनस अगर भी हम लोग करते हैं 41 अगर भी करते हैं 0.4, तो इसका जो आ जाएगा यानी कि 5 और ये कितना है 3, यानी कि 0.35 यानी कि 0.35 वोल्ट आ जाएगा। उस हिसाब से देखा जाए तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बात करें गैल्वेनिक सेल में एनोड है। अच्छा, गैल्वेनिक सेल के जो खोज किया था गैल्वेनी और एक वोल्टा नाम के साइंटिस्ट थे, इस दोनों ने किया था। तो इसको गैल्वेनिक सेल कहते हैं या वोल्टेक सेल कहते हैं। तो जो गैल्वेनिक सेल होता है, गैल्वेनिक सेल में उल्टा होता है। जो गैल्वेनिक सेल में क्या होता है कि उसमें केमिकल रिएक्शन होता है तब जाके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो इसमें होता क्या है कि जब हम कोई गैल्वेनिक सेल के यदि निर्माण करें तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जो लेफ्ट वाले जो पार्ट होता है लेफ्ट, ये होता है राइट, ये क्या होता है राइट। तो यहाँ पे क्या होता है अधिक्रियाशील वाले धातु, यहाँ पे अधिक्रियाशील वाले धातु, और राइट में हम लोग कम क्रियाशील वाले धातु रखते हैं। तो जो अधिक क्रियाशील वाले जो धातु होता है उसको जो है हम लोग जो कहते हैं, यानी कि उसको हम लोग कहते हैं यानी कि एनोड। और एनोड के जो प्लेट होता है वो होता है निगेटिव। और यहाँ पे क्या होता है, ये होता है कैथोड, ये क्या होता है कैथोड। और कैथोड की जो प्लेट होता है वो होता है पॉजिटिव। तो उस हिसाब से देखा जाए तो गैल्वेनिक सेल में जो एनोड है वो कैसा होगा, जो गैल्वेनिक सेल सॉरी यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये प्लस होता है, और जो कैथोड जो होता है इसका कैथोड की अगर हम लोग बात करें तो कैथोड होता है माइनस। कैथोड क्या होता है माइनस। तो इस हिसाब से देखा जाए तो गैल्वेनिक सेल में जो एनोड होगा, यानी कि जो गैल्वेनिक सेल होगा, और गैल्वेनिक सेल में जो है जो एनोड होगा, गैल्वेनिक सेल में जो एनोड होगा, गैल्वेनिक सेल में जो एनोड होगा, गैल्वेनिक सेल में जो एनोड होगा, वैसे तो हम लोग जानते हैं ये हो जाएगा गैल्वेनिक सेल में जो एनोड हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा प्लस। वैसे सेल में जो कैथोड होता है वो माइनस होता है और जो प्लस होता है वो एनोड होता है। लेकिन गैल्वेनिक सेल में इसका उल्टा होता है, जो एनोड होता है वो माइनस और जो कैथोड होता है वो क्या होता है प्लस। तो उस हिसाब से देखा जाए तो गैल्वेनिक सेल में जो एनोड होगा वो कैसा होगा ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए इज द क्या हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे ये देखा गया है कि लिथियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड के विलयन का अनंत इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो है समतुल्यांक सुचालकता सही क्रम क्या है। इसका जो सही क्रम होता है इसमें अगर देखा जाए तो इसका जो सही क्रम होता है यानी कि लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड विलयन के जो है अनंत अनुताप पर जो समतुल्यांक सुचालकता होता है, इसमें देखा गया है कि सबसे जो है जो ज्यादा होता है पोटेशियम क्लोराइड, उसके बाद होता है सोडियम क्लोराइड, उसके बाद क्या होता है लिथियम क्लोराइड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नंबर क्वेश्चन देखते कह रहा है एक सामान्य हाइड्रोजन, कह रहा है एक सामान्य हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव शून्य है, क्योंकि जो सामान्य हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है उसका शून्य इसलिए होता है क्योंकि उसका शून्य माना ही जाता है। क्योंकि जो हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रोड विभव जो है वो शून्य मानकर, वो एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। और इसमें जो है किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिसका भी इलेक्ट्रोड, किसी भी मेटल के जब इलेक्ट्रोड, किसी भी इलेक्ट्रोड के जो पोटेंशियल निकाला गया है वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से। तो इसीलिए साइंटिस्ट हमने क्या किया है कि जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड जो वो शून्य माना है। तो उस हिसाब से देखा जाए तरह के हाइड्रोजन आसानी से ऑक्सीकृत हो जाता नहीं, ये तो होगा नहीं। इसको देखा जाए इलेक्ट्रोड का विभव शून्य माना गया, हाँ इलेक्ट्रोड का विभव क्या हो गया शून्य माना गया है, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रोड के एसआरपी निकालने के लिए वो किसका मदद लिया जाता है, वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मदद लिया जाता है। और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड जो होता है वो कितना माना गया, वो पोटेंशियल एसआरपी शून्य माना गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उसके बाद देखिए कह रहा है कि पोटेशियम नाइट्रेट संतृप्त विलयन लवण सेतु बनाने के लिए
उपयोग किया जाता है, क्योंकि K प्लस की गति NO3 से अधिक होता है, NO3 से गति K प्लस से अधिक होता है। दोनों K प्लस और NO3 गतियां क्या होता है, लगभग समान होता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट ब्रिज का प्रयोग तभी किया जाता है क्योंकि जब यहाँ पे गैल्वेनिक सेल बनता है तो गैल्वेनिक सेल में ये होता है क्या, ये होता है एनोड और ये होता है कैथोड। तो एनोड और कैथोड को हम लोग एक वायर से किसी यहाँ से इलेक्ट्रोड डालते हैं और इस वायर से जोड़ते हैं। इसमें क्या होता है कि इससे इलेक्ट्रॉन जो है एनोड से कैथोड की ओर जाने लगता है गैल्वेनिक सेल में। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होने लगता है और यहाँ पे जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होने लगता है, वृद्धि होने लगता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वृद्धि होने लगता है। इसका मतलब है कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन वृद्धि वहाँ चाहिए उसको पॉजिटिव चार्ज, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कमी वहाँ पे चाहिए उसको नेगेटिव चार्ज। तो दोनों अगर यहाँ पे शॉर्ट ब्रिज का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि दोनों बर्तन के जो इलेक्ट्रोड है दोनों के आयन को मेंटेन करेगा और आयन को मेंटेन करने के लिए दोनों गति क्या होनी चाहिए, समान हो जाइए। उस हिसाब से देखा जाए तो दोनों K प्लस और NO3 की गतियां लगभग समान होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर 30 नंबर की हम लोग देखें तो निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल, द्वितीयक सेल यानी कि सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी सेल नहीं, एक होता है प्राइमरी सेल। तो प्राइमरी सेल जो है लेग्रांजे सेल होता है। अच्छा, लेग्रांजे एक होता है लेग्रांजे सेल और साधारण सेल, इनमें से सभी। तो जो लेड स्टोरेज सेल होता है, जो लेड स्टोरेज सेल जो हम लोग जो है उपयोग करते हैं यानी कि उद्योग के रूप में या इन्वर्टर के रूप में जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं या किसी वाहन में हम लोग जो है यानी कि बैटरी का प्रयोग करते हैं किसी भी गाड़ी में, तो उसमें क्या होता है कि लेड स्टोरेज सेल, जिसको हम लोग बोलते हैं सीसा संचायक सेल भी कहते हैं, लेड स्टोरेज बैटरी को। तो यहाँ पे जो द्वितीयक सेल होता है यहाँ पे कौन होता है, यहाँ पे होगा लेड स्टोरेज सेल। इस हिसाब से देखा जाए यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 31 के, जो प्रवाह प्रवाह वक़्त की इकाई क्या है, प्रवाह वक़्त। उस हिसाब से देखा जाए तो जो प्रवाह वक़्त जो कहता है कि प्रवाह वक़्त यहाँ पे होना नहीं चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए था, यानी कि जो होना चाहिए था वो होना चाहिए था यानी चालकता। और चालकता के जो इंग्लिश होता है वो होता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी जो कंडक्टिविटी होता है, कंडक्टिविटी के लिए कंडक्टिविटी जो परिभाषा होता है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग कहते हैं कंडक्टिविटी। तो विशिष्ट प्रतिरोध के जो व्युत्क्रम होता है वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी। अर्थात हम लोग देखा जाए तो विशिष्ट प्रतिरोध के जो व्युत्क्रम होता है उसको हम लोग कंडक्टिविटी कहते हैं। और कंडक्टिविटी जो यूनिट होता है ओम इनवर्स और ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स होता है। तो इसका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें 32 नंबर पे, एक वैद्युत अपघटनी सेल में इलेक्ट्रोड का प्रवाह कहाँ है, एक वैद्युत अपघटनी सेल यानी कि कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का जो है प्रवाह जो होता है कहाँ पे होता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो एक वैद्युत अपघटनी सेल यानी कि वैद्युत अपघटनी सेल यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो होता क्या है कि एक होता है गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल में जो इलेक्ट्रॉन की जो प्रवाह होता है वो एनोड से कैथोड की ओर होता है और उस हिसाब से इसका जस्ट उल्टा होता है उसका फॉर्मा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो एक वैद्युत अपघटनी सेल में जो इलेक्ट्रॉन की जो प्रवाह होगा विलयन में कैथोड से एनोड की ओर, ये तो होगा क्योंकि कैथोड से एनोड की ओर, वाय आपूर्ति द्वारा कैथोड से एनोड की ओर करा है कि अंत आपूर्ति द्वारा कैथोड से एनोड की ओर करा है कि अंत आपूर्ति द्वारा जो है एनोड से कैथोड की ओर। तो होता क्या है कि वैद्युत अपघटनी सेल में जो इलेक्ट्रॉन की जो प्रवाह होता है वो क्या होता है, विलयन में कैथोड से एनोड की ओर तो होता नहीं है। यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे वैद्युत वाय आपूर्ति द्वारा कैथोड से क्या होता है, एनोड की ओर होता है, क्योंकि उसमें एनोड से कैथोड की ओर होता है, इसमें वाय आपूर्ति द्वारा क्या हो जाएगा, कैथोड से एनोड की ओर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, क्वेश्चन हम लोग देखें तो यहाँ पे कह रहा है कि जब सेल में कोई धारा प्रवाहित न हो रही है तो इलेक्ट्रोड के विभव में अंतर। अच्छा, यहाँ पे प्रश्न ये होता है कि जब किसी सेल में धारा प्रवाहित नहीं हो रही होती है तो तब जो है इलेक्ट्रोड के विभव में जो अंतर होता है उसको हम लोग कहते हैं सेल यानी कि सेल ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इसको कहा जाता है विद्युत वाहक बल इसको कहा जाता है।
लेकिन अगर यदि सेल से इलेक्ट्रिसिटी की अगर प्रवाह हो रही है तो तब वहां पे क्या होता है, विभव के अंतर। तो जब इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह हो रहा है तब विभव में अंतर। जब किसी सेल से इलेक्ट्रिसिटी की प्रवाह नहीं हो रही है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि ईएमएफ, यानी से विभव। उस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी का क्या रहेगा राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है 34। तो 34 में क्या है कि एक होता है कि कह कि NH4 यानी कि अनंत, इसको बोलते हैं अनंत अनुता पर मोलर कंडक्टिविटी, यानी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, अनंत तनुता है। तो अनंत तनुता पर यानी कि ये जो होता है अनंत तनुता होता है, अनंत तनुता पर जो मोलर कंडक्टिविटी यानी कि मोलर चालकता किसका कह रहा है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड को डैश के बराबर होगा। तो एक होता है कोलराज के नियम, और कोलराज के जो नियम कहता है कि किसी बिलियन के जो है मोलर चालकता जो होता है उस बिलियन में कैटायन और एनायन के मोलर चालकता के योग के बराबर होता है अनंत अनुता पर। अनंत अनुता पर किसी बिलियन के जो मोलर चालकता होता है उस बिलियन के एनायन और कैटायन के मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। और कोलराज के नियम की सहायता से ही हम लोग जो है किसी भी कोलराज के नियम की सहायता से भी हम लोग जो है किसी भी वीक क्षार या क्षार के जो है हम लोग क्या करते हैं, जो जल में कम घुलनशील होता है उसका जो हम मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं। तो यहाँ पे NH4OH ऐसा कौन से दो कंपाउंड लेंगे जिसमें जो घटा करके जो है NH4OH आ जाए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे बी नंबर में हम लोग अगर देखें तो बी नंबर में क्या है कि जो NH जो है NH4Cl वो टूट जाएगा, यानी कि NH4 प्लस और Cl माइनस प्लस। उसके बाद देखा जाए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो टूटेगा वो किसमें टूटेगा कि Na प्लस जोड़ OH माइनस में टूट जाएगा। इसमें से माइनस हमको क्या करना है, माइनस इसमें से करना है कि Na प्लस माइनस क्या हो जाएगा OH माइनस। उस हिसाब से देखा जाए तो सोडियम जो है इस सोडियम से कैंसिल आउट हो जाएगा और ऑक्सीजन जो है OH माइनस आयन, जो OH माइनस आयन से कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या NH4Cl। तो उस हिसाब से देखा जाए तो NH4OH अगर हमें प्राप्त करनी है तो NH4OH प्राप्त करने के लिए हमें किस विलयन को किसमें से घटाना होगा ये हमें देखना होगा। यहाँ पे जो है AOH यहाँ पे क्या हो जाएगा Na माइनस, यहाँ पे Cl माइनस, क्योंकि यहाँ पे सोडियम क्लोराइड टूटेगा बी नंबर में। तो बी नंबर में अगर यहाँ पे देखा जाए तो बी नंबर का ऑप्शन अगर देखा जाए ये क्या हो जाएगा, ये NH4 प्लस और Cl माइनस आयन में टूट जाएगा। और यहाँ पे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा ये किस में टूट जाएगा कि Na प्लस जोड़ OH माइनस आयन, और ये प्लस में है। उसके बाद माइनस में क्या हो जाएगा कि माइनस में हो जाएगा कि N माइनस में हो जाएगा NaCl, तो ये किस में टूट जाएगा, मतलब दिख नहीं रहा है इसको, और उतर जाइए आप, सट जाइए, ये इसमें हो जाएगा यानी कि Na प्लस और माइनस में, क्योंकि माइनस माइनस यहाँ पे चार माइनस है साइन तो वो माइनस में आ जाएगा, यानी कि Na और Cl माइनस में टूट जाएगा। उस हिसाब से देखा जाए तो Cl माइनस प्लस Cl से कट जाएगा और Na माइनस Na प्लस टूट जाएगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा NH4OH। उस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखो उसके बाद हम लोग अगर देखें 35 नंबर क्वेश्चन देखें तो कह रहा है कि एक विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत अपघटनी सेल, एक विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल के समान व्यवहार कर सकता है। वो समान व्यवहार तभी कर सकता है जब जो है विद्युत रासायनिक सेल के एक्सटर्नल पोटेंशियल, इसे एक्सटर्नल सेल विभव जो है उसके जो है सेल विभव से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, तब जाकर वो क्या हो जाएगा विद्युत रासायनिक सेल में वो क्या होगा विद्युत अपघटनी। विद्युत रासायनिक सेल को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल से, इलेक्ट्रोकेमिकल से। और वो जो होता है विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये सेल एक दूसरे के बराबर तब हो सकता है जब क्या हो जाएगा इस सेल के, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के एक्सटर्नल पोटेंशियल या सेल विभव और जो है वो क्या होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के सेल विभव से क्या होना चाहिए अधिक जब हो जाएगा तब जब वो क्या एक दूसरे से बराबर हो जाएगा, यानी कि समान व्यवहार कर सकता है। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं कि 36 में कह रहा है कि जो चालकता, कह रहा है कि चालकता सेल
का सेल स्थिरांक। अच्छा, चालकता सेल में हम लोग कर दी चालकता, यानी कि चालकता का मतलब हो गया इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी, यानी कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी की जो फॉर्मूला होता है, कंडक्टिविटी होता है, कंडक्टिविटी चालकता, चालकता जो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बटे क्या हो जाएगा रो, और रो जो है वो है विशिष्ट प्रतिरोध। तो उस हिसाब से अगर यदि यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक सेल स्थिरांक आता है। यहाँ पे क्या होता है, सेल स्थिरांक, यानी कहने का मतलब जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कह रहा है कि विद्युत अपघट्य चालकता सेल का सेल स्थिरांक जो है विद्युत अपघट्य परिवर्तित हो जाती है। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि जो स्थिरांक तो स्थिर ही रहेगा ना। उस हिसाब से देखा, क्योंकि सेल स्थिरांक जो होता है वो L/A होता है, वो L/A होता है, यानी कि सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक जो फॉर्मूला होता है वो L/A होता है, सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो वो क्या होता है, L/A हुआ, तो L/A की वैल्यू क्या होता है, हमेशा क्या होता है वो स्थिर, क्योंकि स्थिरांक है, कांस्टेंट, वो स्थिर रहेगा। तो विद्युत अपघट्य परिवर्तित करने पर जो है परिवर्तित हो जाता है। उसको मिटाइए एक बार, फिर से उसको बताइए। 36 नंबर क्वेश्चन को 36 नंबर। आप उस साइड नहीं लिखिए, आप उस साइड लिखते हैं, आपका मुंडी बीच में आता है, बच्चा को कुछ नहीं लिखिए। फिर से बताइए। तो हम लोग अभी देखें कि चालकता से जो होता है, चालकता को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, यानी कि कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी कहते हैं। और ये जो कंडक्टिविटी होता है, कंडक्टिविटी को हम लोग जो कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। कि जो कप्पा की जो वैल्यू होता है वो हम लोग अगर बात करें तो वो क्या होता है, तो कप्पा की जो वैल्यू हो, कप्पा की वैल्यू तो विशिष्ट प्रतिरोध के, यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है उसके व्युत्क्रम को हम लोग कंडक्टिविटी करते हैं। यहाँ पे कह चालकता सेल में सेल स्थिरांक जो होता है, सेल स्थिरांक, यानी कि देखा जाए तो सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक चालकता सेल में जो सेल स्थिरांक बराबर जो होता है वो होता है L/A, L लंबाई, A फॉर एरिया, यानी कि L/A होता है, और इसका मात्रक होता है सेंटीमीटर क्या होता है, इनवर्स। तो इस हिसाब से देखा जाए तो L/A जो है ये स्थिरांक है, इसका वैल्यू क्या होता है, स्थिर रहता है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होगा, स्थिर होगा। यहाँ पे चाहे आप विद्युत अपघट्य यानी कि इलेक्ट्रोलाइट परिवर्तित करने से कोई परिवर्तित नहीं होने वाला है। विद्युत अपघटन का साधन परिवर्तित करने पर परिवर्तित हो जाता है। कोई भी विद्युत अपघट्य के उसके कॉन्सेंट्रेशन में अगर परिवर्तन कर जाए तो जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि वो तो कांस्टेंट, और जो नियतांक होता है वो स्थिर रहता है। कह है कि विद्युत अपघट्य का ताप परिवर्तित करने पर वो परिवर्तित हो, जो कांस्टेंट है वो उस पर कोई ताप का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो उस हिसाब से देखा है दिए गए सेल के लिए स्थिर रहता है। तो ये क्या होता है, इस सेल के लिए स्थिर, क्योंकि ये क्या है, सेल कांस्टेंट, सेल के लिए क्या होगा, स्थिर होगा। तो इसकी वैल्यू L/A अर्थात सेंटीमीटर इनवर्स का यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें 37 नंबर में कह रहा है कि लेड स्टोरेज बैटरी में लेड संचायक सेल को जो है चार्ज करने के समय में क्या होता है। तो होता क्या है कि जो लेड संचायक जो सेल होता है अच्छा, जब लेड संचायक सेल जब काम करता है तो उस वक्त तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल का काम करता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का काम, विद्युत रासायनिक सेल का काम करता है। लेकिन जब इस सेल को चार्ज किया जाता है तो ये सेल जो है काम करने लगता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, यानी कि विद्युत अपघटनी सेल। तो विद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है, जो PbSO4 जो लेड सल्फेट जो होता है, PbSO4 जो है वो एनोड पे क्या होता है, Pb के रूप में क्या होता है, अपचयित होता है। अर्थात जो है ये PbSO4 जो है ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर के ये बनाता है Pb, क्या बनाता है, Pb प्लस क्या बनाता है, SO4 माइनस। और ये कहाँ पे होता है, ये होता है कैथोड, यानी कि उल्टा काम करने लगता है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक से कैथोड पर। तो कैथोड में क्या होता है कि जो लेड सल्फेट होता है 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के Pb और SO4 माइनस आयन क्या होता है वो मुक्त करता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये यहाँ पे Pb क्या होता है, अपचयित होता है, यानी कि Pb अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, तो वो क्या होगा, अपचयित हो रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो PbSO4 जो है लेड स्टोरेज बैटरी और लेड स्टोरेज यानी कि लेड संचायक सेल जो है ये जो होता है एक सेकेंड, यानी कि ये एक सेकेंडरी सेल भी कहते हैं, इसको द्वितीयक सेल भी कहते हैं, सेकेंडरी सेल, यानी कि सेकेंडरी सेल भी कहा जाता है। तो ये क्या होता है कि जब चार्ज होते वक्त क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल काम करता है, यानी कि PbSO4 जो है एनोड पे Pb यानी कि लेड में क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, अपचयित होता है। तो इस तरह से देखा है ऑप्शन नंबर ए इधर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 38। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखिए 38 नंबर में कह रहा है कि विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता
विद्युत अपघट्य विलयन की जो चालकता होता है, विद्युत अपघट्य विलयन की जो चालकता जो है यानी कि मोलर कंडक्टिविटी, वो निर्भर करती है। तो विद्युत अपघट्य विलयन की जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की जो चालकता होता है वो निर्भर किस किस पर करता है। तो यहाँ पे देखा गया है कि जो विद्युत अपघट्य की दो चालकता होता है, एक तो होता है मोलर कंडक्टिविटी, एक होता है कंडक्टिविटी जिसको हम लोग कहते हैं चालकता। एक होता है मोलर कंडक्टिविटी, एक होता है मोलर कंडक्टिविटी, एक क्या होता है यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं, या उसको हम लोग कहते हैं कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी में तो इस पर क्या होता है कि अगर मान चले हम यहाँ पे क्या करते हैं NaCl या कोई भी पदार्थ इसमें अगर किसी जल में क्या करते हैं घुला देते हैं, इसमें क्या करते हैं कि पानी की मात्रा बढ़ाएंगे तो क्या होगा, डाइल्यूशन बढ़ेगा। डाइल्यूशन बढ़ने से क्या हो जाएगा, उसकी सांद्रता क्या होता है धीरे धीरे यानी कि घटने लगता है, यानी कि वो तनु होने लगता है। तो होता क्या है कि विद्युत अपघट्य विलयन की जो चालकता है वो निर्भर करता है विद्युत अपघट्य के प्रकृति पर, यानी कि अगर जो अगर ये कम घुलेगा, जो इलेक्ट्रोलाइट कम घुलेगा तो उसमें आयन की संख्या कम होगा, और आयन की संख्या कम होगा तो चालकता क्या है उसका धीरे धीरे कमेगा, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है बढ़ता है। लेकिन उसके बाद देखते हैं विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर, और सांद्रता जब कम होगा तो चालकता क्या होगा, चालकता यानी कंडक्टिविटी क्या होता है कम होता है, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है वो बढ़ता है। उसके बाद देखते हैं आयन की मात्रा पर, आयन की मात्रा पर यानी कि आयन की मात्रा पर भी निर्भर करता है, क्योंकि जब कोई इलेक्ट्रोलाइट जब तो आयन के रूप में टूटेगा नहीं तो उसकी चालकता क्या हो जाएगा, बढ़ेगा ही नहीं। उस हिसाब से देखा जाए तो ये जो विद्युत अपघट्य की प्रकृति उसके नेचर पर निर्भर करता है, विद्युत अपघट्य की सांद्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन पर भी निर्भर करता है, आयनीकरण की मात्रा पर भी निर्भर करता है, कितने वो जो टूट रहा है उस पर भी निर्भर करता है। उस हिसाब से देखा जाए ऑप्शन नंबर डी इज क्या हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 में कहा है कि आयनिक विलयन यानी कि ऐसा विलयन जिसमें आयन हो। तो मोलर चालकता निर्भर किसका करता है, मोलर चालकता जो है वो क्या करता है ताप पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रोड के मध्य की दूरी, उसके बाद विलयन में विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर निर्भर करता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो आयनिक विलयन जो होता है जिसमें आयंस हो वो जो है उसके जो चालकता मोलर कंडक्टिविटी होता है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है उसके जो है यानी कि ताप पर भी निर्भर करता है। मोलर कंडक्टिविटी जो आयन अगर उसमें विलयन में हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या होता है मोलर कंडक्टिविटी क्या होता बढ़ता है, तो ताप पर भी निर्भर करता है। उसके बाद इलेक्ट्रोड के मध्य की दूरी, उस पर इलेक्ट्रोड के मध्य की दूरी पर निर्भर नहीं करता है, ये तो होगा नहीं। उसके बाद देखा जाए तो विलयन में विद्युत अपघट्य की सांद्रता, हाँ सांद्रता पर निर्भर करता है कि जितना ही उस विलयन में उस इलेक्ट्रोलाइट की जो है सांद्रता यानी उसको जितना सांद्रता कम करते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है उतना ही क्या होता है बढ़ता है, तो सांद्रता पर भी निर्भर करता है। उस हिसाब से देखा जाए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि ए और बी दोनों होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर यानी कि ए और सी होगा। तो उस हिसाब से देखा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 40 नंबर में कह रहा है कि दिए गए सेल में जो है Mg+2 बनता है, उसके बाद जो है Cu+2 जो है Cu बनता है, यानी कि यहाँ पे दो वर्टिकल लाइन है जो है कह रहा है कि इसका जो कौन से ऑप्शन जो सही होगा। तो ये जो है ये सेल रिप्रेजेंटेशन है, और ये सेल ये वाले पार्ट जो है ये वाले पार्ट्स जो है एनोड होता है, क्योंकि एनोड को लेफ्ट वाले पार्ट में रखा जाता है और इस वाले पार्ट को जो है हम लोग कहते हैं कैथोड, क्योंकि कैथोड को राइट वाले पार्ट में उसको क्या किया जाता है रखा जाता है। ये सेल का रिप्रेजेंटेशन है। तो अगर हम लोग अभी Mg को Mg+2 के रूप में लिखें तो क्या हो जाएगा, जो Mg है Mg सॉलिड के रूप में था वो टूट के किसमें हो गया कि Mg+2, और इसको 2 इलेक्ट्रॉन अगर देंगे तो क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पे जो कॉपर है, कॉपर क्या हो रहा है, कॉपर आयन से कॉपर बदल रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉन की लॉस हो रहा है, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की लॉस होता है उसका होता है ऑक्सीडेशन। यहाँ पे देखें कॉपर आयन क्या है, कॉपर आयन कॉपर में परिवर्तित हो रहा है तब जब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये लेगा तो इसका मतलब तब ये कॉपर सॉलिड परिवर्तित होगा। ये मेरा होता है ये एनोड, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है लॉस और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, ये मेरा क्या हो जाएगा कैथोड, क्योंकि कैथोड का मतलब जहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन वहाँ पे रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन होता है उसका कैथोड, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है उसका ऑक्सीडेशन, और जिसका होता है ऑक्सीडेशन वहाँ एनोड। जब इस दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग के यहाँ जो टोटल जो रिएक्शन प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है, वो Mg प्लस क्या प्राप्त होता है Cu+2, और इसको जब करेंगे क्लियर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे Mg+2 और यहाँ पे मिलता हमें क्या Cu। उस हिसाब से देखा जाए तो ये एक हमें जो है सेल की संपूर्ण रिएक्शन मिल जाएगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। उस हिसाब से देखा दिए गए सेल में इस जो सेल रिप्रेजेंटेशन में है Cu कैथोड पे, हाँ Cu जो है वो किस पर जमा हो जाएगा, कैथोड पे जमा होगा, ये सही है। उसके बाद कह रहा है
Mg+Cu+2 और Mg+2 जो है Cu सेल का अभिक्रिया, वहाँ सेल का अभिक्रिया जो है ये हमें निकल जाए एनोड और कैथोड के जोड़े, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो। उसके बाद देखा जाए Mg जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम किसका बना था, क्योंकि मैग्नीशियम अधिक्रियाशील धातु होता है और जो अधिक्रियाशील जो धातु होता है उसी को हम लोग क्या बनाते हैं, एनोड बनाते हैं, और जो कम क्रियाशील धातु होता है उसको क्या बनाते हैं, कैथोड। इस तरह से मैग्नीशियम अधिक्रियाशील है, मैग्नीशियम एनोड बनेगा और यहाँ पे कॉपर क्या है, कैथोड पे जमा होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी द्वारा उपयुक्त सभी आंसर सही होगा। और आज की वीडियो हम लोग जो है, आज के जो क्वेश्चन यहीं तक बनाएंगे और नेक्स्ट जो है क्वेश्चन हम कल देखेंगे। तब तक के लिए हम लोग जो है यहीं तक रुकेंगे। और जो है अगर हमारी जो वीडियो अच्छी लगी तो आप सभी जो लाइक और सब्सक्राइब तथा शेयर अवश्य करें।